चलिए जी, एक बार फिर से मैं आपका अपना अमित सर दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि हम अंतरिक्ष तकनीकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी पर बातें कर रहे हैं और सभी प्रकार के रॉकेट और सभी प्रकार के उपग्रहों की चर्चा हम आपसे कर चुके हैं और लगातार हम आप लोगों को जो भी अपडेट है, जो भी चीजें हैं वो बता रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है हमारी वो रहेगी, वो स्टार्ट होगी ऑर्बिट से। कक्ष, कक्ष क्या है? कक्ष है जहां पर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, जहां पर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, जहां पर उपग्रह पृथ्वी की कक्षा से बाहर, पृथ्वी की कक्षा उसके पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, चक्कर लगाता है। कुछ कक्ष ऐसे हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, कुछ ऐसे हैं जो पृथ्वी के काफी नजदीक हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा नजदीक भी नहीं है और ज्यादा दूर भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कक्ष को यानी ऑर्बिट को डिवाइड इनटू, उसको हमने अलग अलग भागों में, अलग अलग चार्ट में उसको हमने डिवाइड किया। जैसा कि ऑर्बिट, ठीक है जी, जैसा कि ऑर्बिट आप यहां देख पा रहे हैं, हमने क्या किया, हमने दो प्रकार से, दो बातों से उसको डिवाइड कर दिया। कैसे? एक उसको डिवाइड किया कक्ष के आधार पर और एक उसको डिवाइड किया उसकी ऊंचाई के आधार पर। एक ऊंचाई के आधार पर और एक कक्ष के आधार पर। अगर मैं आपसे यहां चर्चा करूं तो जैसे कक्ष को तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया, आप देख पा रहे हैं, दो पार्ट में, सॉरी। एक पार्ट है पोलर ऑर्बिट और एक है विश्वतीय कक्ष, इक्विलेटर कक्ष। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। तो पोलर ऑर्बिट और इक्वेटोरियल ऑर्बिट, विश्वतीय कक्ष, जो हमारी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसके समक्ष चलने वाला जो उपग्रह होगा उसके आधार पर। तो दो भाग हैं, आप देख पा रहे हैं, ध्रुवीय कक्ष और विश्वतीय कक्ष। पोलर ऑर्बिट को यानी जो ध्रुवीय कक्ष है उसको दो भागों में बांटा बचा, सन स्टेशनरी ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। और ऐसे ही विश्वतीय कक्ष को भी जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। ऊंचाई के आधार पर अगर बात करूं तो नियो नियर अर्थ ऑर्बिट, लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट, मियो मिडल अर्थ ऑर्बिट और जियो अर्थ ऑर्बिट। चार भाग ऊंचाई के आधार पर, कक्ष के आधार पर दो भाग पोलर और इक्वेटोरियल। पोलर के दो भाग सन सिंक्रोनस और सन स्टेशनरी, सूर्य तुल्यकाली और सूर्य स्थिर। ऐसे ही भू तुल्यकाली और भू स्थिर, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस। तो ये बेसिकली दो भाग हैं जिनको आज हमें आपसे एक एक करके डिस्कस करना है बच्चा। तो अगर मैं आगे आप लोगों से डिस्कशन करूं तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो उसके जो टाइप है उसके आधार पर डिस्कस करना स्टार्ट किया। जैसे दो टाइप है बच्चा, पोलर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पोलर जो ऑर्बिट है उसके अंदर वो क्या होता है और कैसे उपग्रह उसमें छोड़े जा सकते हैं। देखिए यहां पर सन स्टेशनरी ऑर्बिट की अगर बात करो बच्चा, तो ऐसे संवेदी उपकरणों की एक कक्षा, ठीक है सर, जो एक दूसरे के लंबवत पाई जाती है। जैसे यहां पर अगर मैं आपको यहां मैं डिजाइन करूं, अगर चलिए एक बार मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा उसको समझिएगा। देखिए सर, ये अर्थ है और ये पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहां पर
बिल्कुल ऐसे उस कक्ष के सराउंड बिल्कुल ऐसे रहे, ठीक है, ऐसे जैसे सन यहां है, बिल्कुल आराम से देखिए सर, ये सूर्य है और यहां से यहां भी लाइट और यहां भी लाइट, यहां से यहां लाइट ऐसे सैटेलाइट पर हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलेगी, इसलिए इसे सन स्टेशनरी कहा गया है, सूर्य तुल्यकाली, यानी हमेशा सूर्य स्थिर कहा गया है, हमेशा लाइट मिलेगी, ऐसे सैटेलाइट जिन पर हमेशा लाइट मिलेगी, ठीक है सर। और जो ध्रुवीय कक्षा में हो, ऐसे सैटेलाइट को क्या कहा गया है, ऐसे सैटेलाइट को कहा गया है सन स्टेशनरी ऑर्बिट, उसे सूर्य स्थिर कक्षा कहा जाता है। और ऐसी कक्षा में किसी भी स्थान पर उपग्रह होने पर सूर्य की रोशनी उपग्रह पर पड़ती है, मैंने आपको बताया था। इस कक्षा में उपग्रह अगर है तो वहां पर हमेशा उसके ऊपर लाइट गिरेगी। यहां पर ऐसे कक्षा वृत्तीय होती है। उसके बाद सन स्टेशनरी है। सन स्टेशनरी है तो आप एक बार फिर से मैं आपको अगर थोड़ा सा समझाऊं तो यहां पर देखिए बच्चा, एक दौर था इंडिया के पास जब पूर्ण रूप से पीएसएलवी विकसित नहीं था, तो हम जो सैटेलाइट थे उनको छोड़ते थे तो वो थोड़ा सा ऐसे, वो झुकाव में रहते थे, वो पूर्ण रूप से लंबवत नहीं थे, परपेंडिकुलर नहीं थे पूर्ण रूप से, वो झुकाव में रहते थे, या तो ऐसे रहेंगे या ऐसे रहेंगे, वो पूर्ण रूप से जो है लंबवत नहीं थे, थोड़ा सा झुकेगा। ये कब था, ये कब की कंडीशन थी, जब भारत के पास पीएसएलवी पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। अब आपको मैं इतना लेट बिल्कुल एंडिंग में ऑर्बिट बता रहा हूं तो उसका भी एक रीजन है। अब ऑर्बिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या पीएसएलवी है, क्या जीएसएलवी है, कैसे पोलर होता है, कैसे इक्वेटोरियल होता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है सर। तो ये जब सिचुएशन थी, ये इस प्रकार की सिचुएशन जहां थी, तो वहां पर क्या था, वहां पर था हमारे पास था वहां पर ऐसे सैटेलाइट को कहा था हमने सन सिंक्रोनस, जो पूर्ण रूप से इस प्रकार से लॉन्च होते हैं, जो पूर्ण रूप से वैसे लॉन्च नहीं हो पाते, ठीक है बच्चा। ऐसे ऑर्बिट को कहा गया है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऐसे उपग्रह जो कक्षा में 400 किलोमीटर से 1300 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, इस प्रकार के संवेदी उपग्रह उपलब्ध लंबवत अर्थात कुछ कोण में झुकाव होता है। लंबवत नहीं का मतलब हो गया कुछ कोण का झुकाव होता है। मैंने अभी आपको बताया ना, पूर्ण रूप से नहीं होंगे, थोड़ा सा उनके अंदर झुकाव होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जियो स्टेशनरी की। जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस में भी यही डिफरेंस है। अब आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि यहां देखिए बच्चा, एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आपके सामने। देखो, जो जियो स्टेशनरी है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, इस तरह से मूव करे, और जियो सिंक्रोनस है जो ऐसे चले बच्चा, जो ऐसे लॉन्च होते हैं, ठीक है। ये है जियो स्टेशनरी और ये है जियो सिंक्रोनस। इसे कहेंगे भू स्थिर कक्षा और एक है भू तुल्यकाली कक्षा। जब ये कब था भारत के पास, ये स्टेज थी बच्चा, ये ऑर्बिट हम जब कब ज्यादा यूज करते थे, जब भारत में पूर्ण रूप से जीएसएलवी
विकसित नहीं था, क्योंकि ऐसे उपग्रह जो इस कक्षा में छोड़े जाएंगे ना, उनमें कनेक्टिविटी कम होगी। जो संचार है, संचार की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं होती थी। संचार की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं होती थी। आप देखें 2016 के बाद जब से GSLV MK2 आया है, 2016 में ही भारत के अंदर 4G आया था, LTE आया था, VoLTE आया था। आप देख पा रहे होंगे VoLTE जो वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी है, 4G आना भारत में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं सारे तार। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं बच्चा, कि जब हम पूर्ण रूप से साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, स्पेस टेक पढ़ते हैं, या वैसे हम साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हमें जब टेक्नोलॉजी के साथ हम टेक्नोलॉजी को ग्रहण करते हैं, तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे विषयों से हमारा पर्दा उठ जाता है और हमें समझ में आती हैं चीजें। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है हमारे साथ, आप देख पा रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, चलिए सर, और धीरे धीरे समझ रहे हैं चीजों को। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ऐसा दूरसंचार उपग्रह की कक्षा जो विषुवत रेखा के लंबवत पाई जाती है, उसे भू स्थिर कहा जाता है। इस प्रकार की कक्षा में उपग्रह स्थिर दिखाई देते हैं और क्रायोजेनिक क्षमता के आने के बाद इस प्रकार के उपकरणों को स्थापित किया जा सका है। यानी इससे पहले ये ज्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी बच्चा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मैं जियो स्टेशनरी, जियो भू तुल्यकाली, तो यहां पर ऐसे उपग्रह जिनकी कक्षा विषुवत रेखा से झुकाव रखती है। आई थिंक आप लोगों को अब एकदम से क्लियर होगा, ऐसे झुकाव रखेगी, पूर्ण रूप से उसके पास नहीं, तो जियो स्टेशनरी कहा जाता है। जब क्रायोजेनिक इंजन नहीं होते थे, तब इसी प्रकार की कक्षा में उपग्रहों को छोड़ पाना संभव हो पाता था, जब क्रायोजेनिक इंजन नहीं थे। इसके बाद है बच्चा ऑन बेसिस ऑफ देयर हाइट, नियो। सबसे पहले नियो में अगर बात करें तो आप लोगों ने एक भारत का मिशन है बच्चा, बहुत अच्छे से सुना होगा। मैं अगर उसको लिखूं तो भी हर बच्चा जानता है, गगनयान। गगनयान, जो गगनयान मिशन है भारत का, गगनयान मिशन कितनी ऊंचाई पर जाएगा, अब इसको सोचने समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप सबको पता है, जो मेरे सामने बच्चा बैठा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, सबसे पहला ही ऊंचाई के आधार पर, जिसे नियो कहा जाता है, नियर अर्थ ऑर्बिट। और ये एक ऐसी ऊंचाई है, आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक साइंस क्या कहती है कि एटमॉस्फेयर है। उस 400 किलोमीटर से ऊपर, 400 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई जहां होती है, वो भारत, पूरे विश्व के लिए वो नियर अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। पृथ्वी के समीप जो कक्ष है वो कहलाता है बच्चा। ठीक है, लिखा हुआ है। और इसी के अंदर गगनयान छोड़ा जाएगा, भारत का मिशन होगा गगनयान। इसको मैं आप लोगों के सामने लेकर भी आऊंगा। तो देखिए, ऐसे उपग्रह जिनकी कक्षा 400 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, अंतरिक्ष स्टेशन इसी कक्षा में स्थापित किया जाता है, जो तियोंगोंग, मैंने लिखवाया था आप लोगों को, चाइना जिस सर्विस, जो स्पेस स्टेशन है जिसको लॉन्च कर रहा है 350 से 450 किलोमीटर के बीच, और जो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्पेस जो स्टेशन है वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस अर्थ के, हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, स्थापित किया जाता है। जैसे 2023 में अनुमानित गगनयान मिशन को भारत इसी कक्षा में स्थापित करने वाला है। 2023 तक ये प्रोग्राम है चलने का। इसके बाद चलिए बच्चा, इसके बाद बात करते हैं लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट, ऐसे उपग्रह की कक्षा जो 700 से 1300 किलोमीटर के ऊंचाई के बीच पाई जाती है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो मानचित्रण के, जो खनिजों को ढूंढने के, या जो भी आपके ऐसे सैटेलाइट्स हैं मौसम विभाग के, उन सबको यहीं पर स्थापित किया जाता है। उसके बाद है बच्चा मिडल अर्थ ऑर्बिट, ऐसे उपग्रह की कक्षा जो 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच ऊंचाई पाई जाती है। भारत के नाविक और गगन, आप लोगों को अब बताने की जरूरत नहीं है बच्चा, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं। आपको जब पूर्ण रूप से मैंने रॉकेट और उपग्रह पढ़ाए, उसके बाद जब कक्ष पढ़ते हैं, अब सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं शुरुआत में ही कक्ष आपको पढ़ाऊं और आप लोगों के सामने ये लेकर आऊं, तो आप लोग भी कहेंगे सर ये गगन क्या है, नाविक क्या है,
है ना। तो चलिए मैं आपके सामने ये लेकर आया हूं। जियो की बात करें बच्चा, जिनकी कक्षा 36,000 से 40,000 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, ऐसी कक्षा में उपग्रह क्रायोजेनिक क्षमता के बाद ही स्थापित हो पाए हैं, इसलिए इस प्रकार की कक्षा को सबसे मुश्किल माना जाता है। ठीक है बच्चा। अब उसके बाद देखिए, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे अगर बात करूं मैं थोड़ा सा और आप लोगों से, भारत क्या पूरा विश्व अंतरिक्ष दौड़ में लगा हुआ है। अंतरिक्ष दौड़ ही नाम दूंगा मैं इसको, क्योंकि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना यह है कि जिस भी देश की पकड़ अंतरिक्ष में हुई वो विश्व शक्ति बन सकता है। अब इसी दौड़ में दुनिया के तमाम देश इसी नाते अंतरिक्ष में उपग्रहों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो चलिए एक बार समझते हैं इस बात को। अब जितना भी उपग्रह छोड़ा जाता है, उपग्रह काम करने के बाद, उसके काम के बंद होने के बाद, जैसे किसी भी उपग्रह की एक एज होती है, एक उम्र होती है, उस एज के बाद वो काम करना कुछ सालों के बाद वो बंद कर देता है। तो क्या उस उपग्रह को हम उसके कक्ष से नीचे उतारते हैं? नहीं। तो बच्चा है क्या, मेन प्रॉब्लम क्या है कि लगभग 7,20,000, ध्यान से समझिएगा, 7,20,000 जो वेस्ट पार्टिकल, अनयूज पार्टिकल, वो अभी भी अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं। अगर पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 5200 उपग्रह आज तक छोड़े गए हैं। उनको टेस्ट मान लो, उनका उपयोग मान लो। भारत ने अब तक 243, भारत ने, और भारत के हैं ये खुद, ठीक है सर, 243 उपग्रह। ये जो उपग्रह मैं बात कर रहा हूं, ये कुछ वेस्टेज भी हैं, प्लस इनमें रॉकेट भी काउंट कर लीजिए जो एक्सपेरिमेंटल है, दोनों चीजें काउंट कर लीजिए। और जब रॉकेट ब्लास्ट होता है, उसके अलग अलग जो है चरण है वो हटते हैं, तो कुल मिलाकर के 7,20,000 ऐसे कण हैं, ऐसे पार्टिकल हैं, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, सब मिला करके जो एक प्रकार से अंतरिक्ष को खराब कर रहे हैं। अंतरिक्ष नहीं खराब हो रहा है, खराब हो रहा है हमारा एनवायरमेंट। अब पोल्यूशन तो बहुत होता है। जब एचटीबी, जो एचटी हाइड्रोक्सिल ब्यूटाडाइन है, फ्यूल है हमारा, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजीन है, लिक्विड फ्यूल, जब ये ब्लास्ट करता है बच्चा, तो पोल्यूशन बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं हम विश्व शक्ति के बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं पोल्यूशन ज्यादा तो नहीं कर रहे, एनवायरमेंट को तो नुकसान नहीं कर रहे। जब बाद में एहसास हुआ, पता चला, तो हां, कहीं ना कहीं नुकसान तो हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्यावरण को, एनवायरमेंट को क्षति, हानि तो पहुंचा रहे हैं। और इसी बात के लिए भारत पहली बार एक ऐसा प्रणोदक बनाता है, एक ऐसा प्रणोदक बनाने पर काम करता है जिससे पोल्यूशन कम हो। पोल्यूशन कम होगा तो इको फ्रेंडली हम बात करेंगे। और क्योंकि भारत पेरिस समझौते में आता है, पर्यावरण का उसको ख्याल रखना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है उसको, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचे। तो उसके लिए एक ग्रीन प्रोपोलेंट, हरित प्रणोदक की मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसका नाम है बच्चा HAN, हाइड्रोक्साइड अमोनिया नाइट्रेट। हाइड्रोक्साइड अमोनिया नाइट्रेट
ऐसे प्रोपेलेंट जो वायुमंडल को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, यह पर्यावरण मित्र होते हैं, यानी इको फ्रेंडली। दीज आर इको फ्रेंडली। भारत ने इसरो के द्वारा HAN का विकास किया है। चूंकि भारत, मैंने अभी बताया था, पेरिस समझौते में शामिल है, इसलिए भारत को अंतरिक्ष गतिविधियों में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के अपने आप को अनुकूल बनाना होगा। इसे प्रति इकाई उछाल बल में रॉकेट ज्यादा होगा इस फ्यूल से, और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा, उसकी लागत कम होगी इससे। किससे? ग्रीन प्रोपेलेंट से। ये एक प्रकार का आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए, ठीक है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आप लोगों के लिए। तो याद रखिएगा भारत, और भारत ने ये किस तर्ज पर बनाया है? भारत ने बनाया है बच्चा VASTMR की तर्ज पर। अब ये क्या है आप कहेंगे सर ये क्या आ गया? देखो बच्चा, भारत लगातार कार्य तो कर ही रहा है और पर्यावरण अनुकूलित प्रणोदक का उपयोग भी कर रहा है, HAN फ्यूल जो मैंने आपको बताया अभी। लेकिन इसके साथ साथ है ना, नासा और थोड़ी सी टेक्निक पर आ गया। क्या टेक्निक ले आया नासा? नासा टेक्निक ले आया सर, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लाज्मा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्ट पैदा कर सके, उस पार्ट को ले आया। कैसे? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें तो थ्रस्ट चाहिए ना, तो मैग्नेटिक पावर से जो थ्रस्ट बनना है, इलेक्ट्रिक पावर से जो थ्रस्ट बनना है, उछाल बनना है, ऐसा प्रणोदक, ऐसा पार्ट, ऐसा फ्यूल यूज करने लग गया। और वो नाम है बच्चा VASTMR। ये इस पर मैं बाद में आऊंगा, MDPT मैग्नेटो डायनामिक प्लाज्मा थ्रस्ट, इस पर बाद में आऊंगा, क्योंकि ये इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है बच्चा। वेरिएबल स्पेसिफिक थ्रस्ट मैग्नेटो प्लाज्मा रॉकेट, यानी नासा के द्वारा इस रॉकेट को बनाया जा रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्ट का उपयोग करता है। और नासा ने क्या किया? नासा ने इसरो के साथ अपनी जो पार्ट है, अपनी गतिविधियां हैं, वो शेयर की, और उसके शेयरिंग की वजह से भारत भी MDPT, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपेलेंट कहा जाता है। यह इसरो के द्वारा ऐसा प्रणोदक है जिससे इसरो तैयार कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को सीधे थ्रस्ट में बदला जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल दे, इलेक्ट्रिक सिग्नल को उछाल में बदल दिया गया। इस पर काम कर रहे हैं अभी हम, ठीक है सर। ये अपकमिंग चीजें हैं आप लोगों के लिए, ये करंट की चीजें हैं जो अभी फिलहाल वास्तव में जो करंट के इश्यू चल रहे हैं। और यहां पर इंडस मिशन, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि भारत में और क्या करंट के इश्यू चल रहे हैं और क्या क्या अपकमिंग मिशन है जिस पर भारत काम कर रहा है। जैसे इंडस मिशन, चंद्रमा पर पहला निजी मिशन का अभियान है, 2019 में भेजे जाने की इसकी योजना थी। समझिएगा, आप लोग, सब लोगों के लिए है। 2 लोगों के नाम लूंगा मैं यहां पर, राहुल नारायण और समीर जोशी। ये ऐसे 2 भारत के भविष्य हैं। इन्होंने प्लान किया कि हम इसरो के द्वारा अपना पर्सनल निजी क्षेत्र का हम रोबोट है उसको लॉन्च कराएंगे। अब आप समझेंगे क्या सर ऐसा भी हो सकता? जी, आप भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चंद्रयान 2 जो आया है ना, इस मिशन से पहले इसलिए आया था क्योंकि 2019 में इसको भेजा जाना था। अब इसरो ने यह प्लान किया, पहले रोबोट हम तो अपना भेज लें। और ये लोग आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये इस योजना को लेकर के चले, इनके पास एक सिंगल पैसा नहीं था और इन्होंने 1000 करोड़ रुपए, जब मार्केट में अपना प्रपोजल दिया, लोगों को बताया, तो इन्होंने 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया था। यहां अगर मैं बात करूं इनके बारे में, तो बच्चा पहला ये मिशन है 2019 में भेजा जाना था और योजना थी, लेकिन उससे पहले मार्च 2018 में, यानी 2019 में पोस्टपोन हुआ। उससे पहले एग्जैक्ट ये 2018 में भेजा जाना था। अब इस कार्यक्रम को 2022 से 2023 में इसरो भेज सकती है, ये भी अनुमानित है। ठीक है सर। यह राहुल नारायण और समीर जोशी के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें लूनार रोबोट है जिसका नाम है एक छोटी सी आशा।
बच्चा ये चीजें इसलिए आई हैं क्योंकि जो स्पेस एक्स कंपनी है ना अमेरिका की, एलोन मस्क का नाम तो आप लोग हम सब जानते हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन यानी वो निजी कंपनी चला करके ही वो अंतरिक्ष के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तो भारत के अंदर भी कुछ ऐसी शुरुआत हुई है और उस शुरुआत को राहुल नारायण और समीर जोशी नाम के जो बच्चे हैं, जो आजकल के पावर है, यूथ है भारत का, वो उसको कर रहा है। एक छोटी सी आशा करके जो सैटेलाइट है, सॉरी लूनार रोबोट है, उसको छोड़ने का प्लान है। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा बच्चा कुछ करंट अफेयर। करंट अफेयर, करंट और करंट अफेयर दो चीजें होती हैं बच्चा, करंट और करंट अफेयर। देखो करंट होता है जो हमारे पीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। पीटी सेंस आप कहेंगे सर ये क्या? अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, बीपीएससी के बच्चे हैं मेरे सामने अभी, तो बच्चा जो स्टेट पीसीएस, मैं बेसिकली स्टेट पीसीएस की बात कर लेता हूं, मोस्टली वहां पर टू द पॉइंट यानी स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है, तो दैट इज करंट। यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी पूछता है उस स्टैटिक पार्ट को लिंक करा करके, दैट इज करंट अफेयर। जहां लिंक हो जाए चीजें, पुरानी बातें पूछी जाने लगे तो समझ लीजिएगा करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं, और टू द पॉइंट बातें पूछी जाने लगे समझ लीजिएगा हम वहां पर बात कर रहे हैं किसकी, वहां बात कर रहे हैं करंट की। ठीक है सर, तो कुछ करंट अफेयर है आप लोग देखें यहां पर, जैसे कि सबसे पहले मैं PSLV C-53 मिशन की बात कर रहा हूं। भारत के अंदर बचा, जैसे आप लोगों ने एंट्रिक्स के बारे में सुना था, मैंने एंट्रिक्स आप लोगों को बताया था। एंट्रिक्स के साथ साथ NSIL और इन स्पेस। एंट्रिक्स का काम है इसरो को बढ़ाना। 1992 में यह प्राइवेट कंपनी इसरो के साथ काम करना स्टार्ट किया था, जिसने मिनी मात्रा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक पार्ट है ये। तो अब उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत के अंदर दो वाणिज्यिक कंपनियां और आई है। NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और ये इन स्पेस लिमिटेड। ठीक है बच्चा, अब क्या हुआ है, जब इसरो को व्यापार देने के लिए जब ये दो कंपनी आई है, तो NSIL ने आते ही और इन स्पेस ने आते ही एक मिशन को पूरा किया। कौन सा मिशन? PSLV C-53। हालांकि ये जो मिशन था ये हमारा नहीं था, आप समझिए इस बात को। इसको जो है वो सिंगापुर का एक सैटेलाइट और एक कोरिया का सैटेलाइट, उसको लॉन्च करना था, उनके उपग्रह को लॉन्च करना था, इसलिए इस मिशन को पूरा किया गया। और इस मिशन का डायरेक्ट डील जो किया है, इसरो को व्यापार देने का जो काम किया है, वो किया है बच्चा NSIL ने। जैसे एंट्रिक्स है ना, ऐसे ही NSIL है। आई होप आप NSIL के बारे में समझ गए होंगे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV C-53 का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। यह 3 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा, या कर चुका है, बेसिकली कर चुका है। ठीक है सर, और प्रक्षेपण यान के खर्च में किया गया चरण के ऊपरी प्रदर्शित करेगा, कर चुका है। PSLV C-53 3 उपग्रहों को लेकर गया है। DSEO एक 365 किलोग्राम और NUSAR और जिसका वजन 155 किलोग्राम है। ये दोनों सिंगापुर के दोनों उपग्रह हैं और कोरिया गणराज्य का स्टारेक इनिशिएटिव द्वारा निर्मित तीसरा उपग्रह नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU के द्वारा है बचा। सिंगापुर का 2.8 किलोग्राम का स्कूप 1 है। मिशन उपग्रहों के अलग अलग होने के बाद वैज्ञानिक पेलोड के एक स्थिर मंच के रूप में लॉन्च वाहन में खर्च किए गए ऊपरी चरण का उपयोग प्रदर्शित करने का प्रस्ताव करता है। इसका मतलब समझिए क्या है ये चीजें। 3 है, ठीक है, 3 है। अब
मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि ये मैक्रो है, माइक्रो है, मिनी है, कौन सा सैटेलाइट है, मैं नहीं बताऊंगा। कोरिया का एक सैटेलाइट है जिसको हमने लॉन्च किया, कोरिया का एक उसमें सैटेलाइट था। 2 सैटेलाइट थे बच्चा, किसके? 2 सैटेलाइट थे सिंगापुर के। 2 सैटेलाइट सिंगापुर के थे और एक सैटेलाइट था हमारा किसका? एक सैटेलाइट था हमारा कोरिया का। उन तीनों को PSLV C53 के द्वारा हमने लॉन्च किया है। देखिए बच्चा, वैसे अगर आप लोग ये देखेंगे PSLV C53, तो PSLV C53 भारत के लिए, PSLV C53 भारत के लिए, आप ये कहेंगे कि भारत के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है NSIL के लिए। NSIL का ये दूसरा मिशन है बच्चा। NSIL भारत को व्यापार तो दे ही रहा है, क्योंकि उसका काम है व्यापार देना, और व्यापार लगातार दे रहा है, तो उस व्यापार को वो कैसे आगे बढ़ाएगा जब तक विदेशी ताकतें, विदेशी चीजें नहीं आएंगी, जब तक विदेशी चीजें नहीं आएंगी तब तक व्यापार मिलेगा कैसे? क्योंकि इसे अभी हमने 30 जून 2022 को इसे लॉन्च किया है। मैं आपको यह भी अपडेट कर देता हूं, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। 30 जून 2022 को हम इसको लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 सैटेलाइट है। ये आप करंट के लिए याद रखें सर, करंट अफेयर के लिए याद रखें। अगर हमसे PSLV सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो PSLV सीरीज से रिलेटेड आपको क्या बताना है? PSLV सीरीज से रिलेटेड आपको बताना है कि भारत का अब तक का PSLV से छोड़ा गया सबसे आखिरी जो रॉकेट ये है, इसके द्वारा 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। 2 उपग्रह सिंगापुर से हैं, 1 उपग्रह दक्षिण कोरिया से है। ये मैं पूरा आप लोगों को बता भी दूंगा, ठीक है बच्चा। इसमें PS4 चरण का उपयोग, यानी PSLV हमें पता है 4 चरण का है, ठीक है सर। पहली बार PS4 स्थिर एक चरण परिक्रमा की है। मनोनीत स्थिरीकरण एक समर्पित NGC प्रणाली का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। पोयम PS4 टैंक। तो चलिए आप लोग इसको ये याद रखिएगा बच्चा कि यहां पर, हाँ, इसके अंदर एक चीज और है, एक और है, ठीक है। PSLV C53 इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर हीलियम प्रणोदक का उपयोग भी किया गया है बच्चा। पहली बार हीलियम प्रणोदक। हीलियम एक गैस है बच्चा, जिस हीलियम को अलग अलग जैसे गैस सिलेंडर, जो सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है ना। ये रिएक्शन कम करती है। हाइड्रोजन के बाद ज्यादा ज्वलनशील, हाइड्रोजन के बाद ज्यादा इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली हीलियम गैस ही है। लाइट ज्यादा होती है, तो इसका उपयोग भी पहली बार किया गया है, ठीक है सर। तो दोनों है इनस्पेस और NSIL, ये इन दोनों कंपनियों के द्वारा दिया गया पहला काम है। अब इसके बाद मैं बात करूं बच्चा जेम्स वेब टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। उसी को रिटायर करने का प्लान कर रहे हैं, उसी का उन्नत वर्जन, उसी की इमेज को कैसे क्लियर बता सकें। हब्बल टेलीस्कोप अगर आप कहें तो कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि ब्लैक होल को देखा गया है, वो हब्बल टेलीस्कोप का कारनामा था, लेकिन वो इमेज बिल्कुल क्लियर नहीं थी। यहां पर एक उन्नत टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, ये आजकल बहुत चर्चाओं में है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। यहां पर मैं अगर बात करूं, जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का सबसे उन्नत और सबसे महंगा टेलीस्कोप है बच्चा, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे कभी कभी JWST या वेब भी कहा जाता है, एक परिक्रमा करने वाले अवरक्त वेधशाला है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की खोजों में लंबी तरंग धैर्य कवरेज और बेहतर संवेदनशीलता से पूरक और भी विस्तारित करेगी। मतलब जो भी हब्बल टेलीस्कोप ने खोजा है, उनकी फ्रीक्वेंसी को, उनके मैग्नीट्यूड को और क्लियर और बढ़ाने के लिए, और बहुत अच्छे से उसको देखने के लिए, जिसकी भी खोज होती है उन चीजों को देख पाने के लिए इसका विकास किया गया है, ठीक है सर। लंबी तरंग धैर्य वेब समय की शुरुआत से बहुत करीब से देखने और पहली आकाश गंगा के बिना देखे गठन की तलाश करने के साथ साथ धूल के बादलों के अंदर से देखने में सक्षम बनाती है।
हब्बल टेलीस्कोप क्या करता था बच्चा? हब्बल टेलीस्कोप के अंदर यह था कि अगर मान लीजिए कहीं किसी प्लेनेट पर एक धूल के कण बने हुए हैं तो वो उसमें से नहीं देख पाता था। यहां क्या है, उन्नत तरंगदैर्घ्य किरणें बनाई है, यहां क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप उसको भी देख सकता है, ये इसका काम है। इस अवसर पर हब्बल स्पेस के उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। हां जी, मैंने अभी आपको बताया, जिससे 1990 में लॉन्च किया था, किसे? हब्बल स्पेस को बचा। JSWT, नासा, ESA और कनेडियाई अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा संयुक्त उद्यम है। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर ये 3 एजेंसियों ने एक साथ काम किया है। ठीक है बच्चा, हब्बल टेलीस्कोप के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है सर, ये मेंस का कुछ पार्ट बन सकता है हमारे लिए, तो हमारे लिए जानना जरूरी है। ये मैंने लिखा है जेम्स वेब टेलीस्कोप, आप इसको देख पा रहे होंगे। इसके अंदर ये प्राइमरी मिरर लगा हुआ है, ये सेकेंडरी मिरर लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, यहां पर जो एंटीना लगा हुआ है, एंटीना के ये रहा एंटीना। ठीक है सर, सोलर प्लेट लगी हुई है, स्पेस क्राफ्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, ये अलग अलग पार्ट हैं इसके। ठीक है, यह हब्बल टेलीस्कोप यह व्यापक रूप से ब्रह्मांड के कई रहस्यों का खुलासा करने की उम्मीद रखता है। विशेष रूप से शुरुआती काल को सितारों और आकाश गंगाओं के गठन से संबंधित पहले कुछ 100 मिलियन वर्ष बिग बैंग के बाद ऐसा बताया जाता है कि विकास हुआ है 100 बिलियन वर्ष से पहले, आज से 100 बिलियन वर्ष से पहले ऐसा विकास हुआ है कि हमारा ब्रह्मांड बनना है। तो उसी की न जाने कितनी बहुत सारे रहस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य, ये और भी बताने का काम करता है बच्चा। JWST हब्बल टेलीस्कोप जैसी शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीनों का अक्सर टाइम मशीन भी कहा जाता है। अब एक बात समझिए, मैं आपको एक बार पहले कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारी अर्थ है बच्चा, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा इस बात में। ये सन है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है हमारी अर्थ तक। जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ध्यान से देखिए बच्चा, वो 8 मिनट का और 20 सेकंड का टाइम ले रहा है। यानी जो लाइट सन की अर्थ तक पहुंची है, ध्यान से समझिए, जो लाइट सन की अर्थ तक पहुंची है वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले निकली हुई लाइट है। वो प्रकाश 8 मिनट और 20 सेकंड पहले का निकला हुआ है। यानी जो लाइट हमें अभी रियलाइज हो रही है वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले की है। तो अब एक बात समझो, यानी अगर हमसे कोई भी स्टार बहुत दूर है, यानी हमारी अर्थ से आप ये मान के चलो कि मान लीजिए ऐसा कि भाई 1000 लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस होती है, इतना दूर है, यानी उसका प्रकाश हमारे पास तक पहुंचने में 1000 लाइट ईयर का टाइम लगता है। तो इसका मतलब जब वो प्रकाश हम तक पहुंचा है वो उसकी स्थिति 1000 साल पहले की है। सोचो सोचो सोचो, यानी लाइट ट्रेवल कर रही है 1000 साल से, तब हमारे पास तक पहुंची है। उसकी डिस्टेंस पर ही तो काम करते हैं हम। यानी 1000 साल पहले की उसकी सिचुएशन है। इसका मतलब हम टाइम में बैक पीछे जा सकते हैं। इसी वजह से इसे टाइम मशीन कहा गया है। देख सकते हो, फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए कोई भी सैटेलाइट हमसे, कोई भी स्टार इतना दूर है। देखो बच्चा, 1000 लाइट ईयर का मतलब ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से लाइट चल रही है 1000 साल से। 1000 साल से इतनी स्पीड से चल रही है, तो उसको पहुंचने में 1000 साल लगे हैं। अब जो मैं सन का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आया ताकि आप लोगों को समझ में आए। सन से जो लाइट आ रही है वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले की जो सिचुएशन है वो दिखा रही है सन की। यानी 8 मिनट और 20 सेकंड पहले सन ऐसा था। तो 1000 लाइट ईयर दूर अगर कोई स्टार है तो उसका एहसास क्या है बच्चा, कि वहां 1000 साल पहले सिचुएशन ऐसी थी। तो इस जेम्स वेब टेलीस्कोप से क्या है, इसे अक्सर क्यों कहा गया है, क्योंकि उसकी
कि किसी स्टार की जो बहुत दूरी पर है, उस स्टार की एग्जैक्ट पोजीशन, उसमें क्या वास्तव में चल रहा है, 1000 साल पहले क्या था, कुछ साल पहले क्या था, वो भी घटनाओं का पता किया जा सकता है। यह काम है जेम्स वेब टेलीस्कोप का। यहां पर अगर इसमें, क्योंकि ये बहुत दूर की वस्तुओं को देखने में सक्षम है और उन वस्तुओं के तारों और आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी जिसे इन दूरबीनों के द्वारा कैद किया जाता है, ये ने लाखों साल पहले अपनी यात्रा शुरू की थी। अनिवार्य रूप से दूरबीन को देखते हैं इन सितारों और आकाशगंगाओं की, ये अलग अलग देखिए बच्चा, जितने दूर ग्रह तारे हैं उतनी ही दूर समय दूरबीन देख पाने में सक्षम है। आप लोग, यानी इसका मतलब हम टाइम मशीन्स ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब हम पुरानी बातें, पुरानी यादें हम देख सकते हैं। कुछ साल पहले वहां क्या हुआ है उस सिचुएशन को जान सकते हैं, टाइम में वापस जा सकते हैं, ऐसा इस दूरबीन का मानना है। यह बताया गया है कैसे आकाशगंगाएं हैं, कैसे अलग अलग। JWST, ये मैंने पूरा मेंस को बना करके आपके सामने लेकर आया हूं बच्चा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखने की क्षमता है, जो इसे ब्रह्मांड में बहुत गहराई से देखने और गैस बादलों जैसे अवरोधों के माध्यम से देखने की अनुमति देता है। जैसे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें लंबी दूरी की यात्रा करती हैं, वे ऊर्जा खो देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी तरंग धैर्य में वृद्धि होती है। ऐसा एक पराबैंगनी तरंग उदाहरण के लिए धीरे धीरे दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम आवृत्त में की जा सकती है, और माइक्रोवेव रेडियो, यानी तरंग धैर्य जो है बच्चा, जैसे जैसे उसमें इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी, वो उतनी ही अच्छी होती चली जाती है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का काम है बच्चा, ठीक है। ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप, इंफ्रारेड का भी इसमें उपयोग किया गया है ताकि दूरी ज्यादा हो। और ये आ गया हम सब का फेवरेट, जो आजकल चर्चाओं में है, और अगर इसरो इस पर काम करता है तो हमारे ये मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। याद रखिएगा, हमारे मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है गगनयान। गगनयान की मैं बात करूं बच्चा, तो गगनयान मिशन एक ऐसा मिशन है जो नियो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। 400 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के बीच इसकी ऊंचाई होगी। 7 दिन के लिए कार्यक्रम होगा। 3 अंतरिक्ष यात्री, 3 अंतरिक्ष यात्री इसके अंदर जाएंगे। यहां बात करें, यहां अगर बात करें बच्चा, तो गगनयान कार्यक्रम में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को के दल को 400 किलोमीटर मानव अंतरिक्ष की उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। मानव रेटेड, जिसे GSLV Mk3 के पहचान गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण यान के रूप में की गई है। गगनयान कार्यक्रम चालक दल की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि पैड अबोर्ड जो टेस्ट था ना बच्चा, वो इसी के लिए तो था कि अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे बचाया जाए। अब अगर देखो, फिर इस बात को समझो, जब एक इंसान की समझ पूरी होती है, वो महसूस करता है चीजों को, तो उसको चीजें अपने आप समझ में आने लग जाती हैं। तो यहां पर ये गगनयान मिशन को इसलिए बनाया गया था। तो आपको सिर्फ इसमें ये चीजें जाननी है कि भाई 400 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह जाएगा। 7 दिन का यह कार्यक्रम होगा। 3 अंतरिक्ष यात्री इसके अंदर जाएंगे। तो यह हमारा छोटा सा पार्ट है। अभी इनकी पहचान जो है वो रखी गई है, गोपनीय रखी गई है, अभी किसी को नहीं पता है। इसके बाद बच्चा, भारत भी एक उस पर काम कर रहा है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप पर। यह खगोल विज्ञान के लिए कमीशन किया गया दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। LMT बन गया है। यह दुनिया में कहीं भी चालू होने वाला अपनी तरह का एक है। इसे हिमालय में 2450 मीटर की ऊंचाई पर ILMNT का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे, देखो याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत ज्यादा कचरा फैला रहे हैं सर, इसे कैसलर सिंड्रोम भी कहा जाता है। कैसलर सिंड्रोम, ठीक है। अन्य सभी खगोलीय पिंडों को देखा जाएगा। पहले निर्मित टेलीस्कोप उपग्रहों के ट्रैक करते थे, सैन्य उद्देश्यों के लिए तैनात किए जाते थे। ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, देवस्थल में बनने वाली तीसरी दूरबीन सुविधा है। हिमालय की वादियों में देवस्थल जो जगह है बच्चा, वहां पर
ये तीसरी दूरबीन है जिसकी सुविधा बनाई जा रही है, LMT, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसके बारे में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। 2022 तक इसको पूरा करने का प्लान है बच्चा, और बड़ी मात्रा में जो है इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, ये सब के अंदर काम करेगी। और इसके बेसिकली इसकी स्किनिंग, प्रोसेसिंग, इसके अंदर काफी बदलाव आएगा। और ग्रीन जो स्पेक्ट्रोग्राफी है, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ है, उनका उपयोग करके ये सब डाटा बनाएगी। तो ये एक छोटा सा पार्ट था जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और जो ILMNT है बच्चा, उसको बनाने के लिए भारत हो गया, बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, पोलैंड हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये 5 देश मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, LMT। ठीक है सर, एक जेम्स वेब टेलीस्कोप मैंने बताया, एक LMT मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पूर्ण रूप से चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है बच्चा। एक एक पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप हर पॉइंट को, हर चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। और अक्सर आप लोगों ने एक चीज को देखा है कि मैंने बहुत ही गहराई के साथ आप लोगों को ये चीजें कराई है। ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी। आप PDF को लेने के लिए आपके ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, और आपको लिंक भी यहां पर मिल जाएगा जिसमें PDF आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को, अपने सोच को एक्स्ट्रा एडवांस कीजिए बच्चा, जिस एडवांस के नाते आप लोग ये रियलाइज कर सके कि हमें एग्जामिनर की सोच तक पहुंचना है, और उस सोच से बढ़ते हुए हमें मेंस का उतना ही अच्छा क्वेश्चन लिखना है। आई होप आप लोग को खूब मजा आया होगा। ये पूरा चैप्टर हुआ हमारा, और अब हम आगे एक नई सीरीज, नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।